Today we will listen about Mohenjo-daro. जहाँ 5000 साल पुराने जिंदगी के आसार आज भी वाज़े तौर पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। उस जमाना कदीम में इतनी शानदार टाउन प्लानिंग देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। जिस जमाने में एंशिएंट इजिप्शियंस अपने फेरोज की पूजा करने में मसरूफ थे, उसी जमाने में ये पक्के घर न सिर्फ पक्के बल्कि डबल स्टोरी घर, अटैच और पब्लिक बाथरूम्स, मॉडर्न जकूजी स्टाइल के वाटर प्रूफ पूल्स, रोड्स, सीवरेज सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी बनाने में मसरूफ थे। पर जानना ये है कि ये सब आखिर दुनिया के इस कोने में कैसे किया जाता था। हम किसी और की नहीं, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो एडवांस सिटी थी जिसने एक्सपर्ट्स को अभी तक पहेलियों में जकेड़ रखा है। ये कौन लोग थे, क्या खाते थे, किसको पूछते थे? जहाँ दुनिया एंशिएंट ग्रीक्स और इजिप्शियंस की लैंग्वेज को डिकोड करने में कामयाब हुई, वहीं इंडस वैली के लोगों की लैंग्वेज को अभी तक क्यों डिकोड नहीं किया जा सका? क्या इसको जानबूझकर इनक्रिप्टेड रखा गया था? 5000 साल पहले कड़ी मंसूबाबंदी से इतना जदीद शहर कैसे बनाया गया? उस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का 4000 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस के साथ कौन सा सीक्रेट कनेक्शन था? और सबसे बढ़कर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग कहाँ चले गए? नाज़रीन, ये बात है दिसंबर 1922 की, जब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट R.D. बनर्जी वेस्ट इंडिया में मौजूद इंडस रिवर के किनारे शिकार पर निकले थे। उनको एक इंतहाई खूबसूरत रेड स्पॉटेड हिरन दिखा। उन्होंने अपना घोड़ा उसके पीछे भगाया, लेकिन हिरन पास में मौजूद एक जंगल के अंदर जाकर कहीं गायब हो गया। उसका पीछा करते करते R.D. बनर्जी थक चुके थे और उन्होंने एक दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। इसी दौरान उनका पैर एक तेज धार वाले ब्लेड से लगा। पहली नजर में ये नॉर्मल पत्थर लग रहा था, लेकिन मुआयना करने पर मालूम पड़ा कि ये 4500 साल पहले ब्रॉन्ज एज में इस्तेमाल होने वाला एक फ्लिंट स्क्रैपर था। उस वक्त ये ब्लेड जानवरों की खाल उतारने या मुख्तलिफ चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस गुंजान जंगल के बीच से फ्लिंट स्क्रैपर का मिलना R.D. बनर्जी के लिए काफी हैरत का बायस बना। लिहाजा उन्होंने इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इतने में बैलगाड़ी पे एक लोकल शख्स आया और जंगल के एक हिस्से में से कुछ सामान निकालकर बैलगाड़ी में लोड करने लगा। उन्होंने देखा कि ये बनी बनाई ईंटें यानी ब्रिक्स थीं, जो वो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए लेके जा रहा था। इस मौके पर R.D. बनर्जी, जो कि वैसे ही आर्कियोलॉजी की फील्ड में काफी एक्सपीरियंस रखते थे, वो ये समझ चुके थे कि जिस जंगल के ऊपर वो खड़े हैं उसके नीचे जरूर आसारे कदीमा का कोई शहर धसा हुआ है। उन्होंने अपनी टीम के साथ वहीं अपना कैंप लगा लिया, कुछ लोकल्स को हायर किया और अगले 4 महीनों तक यहाँ खुदाई करते रहे। आने वाले 4 महीनों में बनर्जी को यहाँ से जो कुछ मिलने वाला था वो आर्कियोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफी था। जंगल के नीचे से स्टैम्प्स मिली जिन पर ना समझ आने वाले कैरेक्टर्स और कुछ जानवर बने हुए थे। उन्होंने स्टैम्प्स के इम्प्रेशन अपने सीनियर सर जॉन मार्शल को भिजवा दिए, जो उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। बेशक ये स्टैम्प्स हजारों सालों के बाद जमीन से निकाली गई थीं, लेकिन सर जॉन मार्शल इनके इम्प्रेशंस पहले भी कहीं देख चुके थे। जी हाँ, R.D. बनर्जी जिस जगह पर मौजूद थे वो मोहनजोदड़ो था, जबकि 2 साल पहले यहाँ से 600 किलोमीटर नॉर्थ में हड़प्पा से ऐसी ही हूबहू स्टैम्प्स इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को भी मिली थी। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में रहने वाले लोग एक ही सिविलाइजेशन के 2 अलग अलग शहरों में बसते थे। शुरुआत में इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिविलाइजेशन के दूसरे छोटे बड़े गांव मिलना शुरू हुए। इनमें से ज्यादातर इंडस रिवर के किनारे पाए गए। यही वजह थी कि बाद में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया जाने लगा। लेकिन इंडस सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस वैली तक ही महदूद नहीं थी। बलूचिस्तान में मकरान के कोस्ट से लेकर ईस्टर्न अफगानिस्तान, यमुना रिवर और गुजरात से लेकर नॉर्थ पाकिस्तान में भी इंडस सिविलाइजेशन के निशानात पाए गए हैं। कुल मिलाकर इस पूरे एरिया में इंडस सिविलाइजेशन की 1400 से ज्यादा छोटी बड़ी सिटीज मिल चुकी हैं।
लेकिन चंद माहिरीन के मुताबिक ये नंबर 3771 तक जाता है। यानी इंडस सिविलाइजेशन ईस्ट से वेस्ट 1600 किलोमीटर तक और नॉर्थ से साउथ 1100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस पूरे ऑक्यूपाइड एरिया का अगर उस वक्त की इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कंपैरिजन किया जाए तो इंडस सिविलाइजेशन इन दोनों के कंबाइंड एरिया से भी ज्यादा बड़े एरिया पर फैली थी। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक इस पूरी सिविलाइजेशन में 50 लाख लोग बसते थे। मोहनजोदड़ो न सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी थी, बल्कि दुनिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली एडवांस्ड सिटीज में भी ये पहले नंबर पर आती है। इसको ये नाम यहाँ के लोकल लोगों ने दिया है। सिंधी लैंग्वेज में टीले को कहते हैं दड़ो और मोहन का मतलब है मरे हुए, यानी मरे हुओं का टीला। 1925 से लेकर 1964 तक यहाँ एक्सकवेशंस का काम चलता रहा। 633 एकड़ पे फैले मोहनजोदड़ो के सिर्फ 10% एरिया को एक्सकवेट किया गया है और सिर्फ इसी में ही जो कुछ बाहर आया वो इस शहर में रहने वालों की सोच और रहन सहन की एक क्लियर पिक्चर जाहिर करता है। 5000 साल पहले इन्होंने अपने लिए एक प्लान्ड सिटी बनाई थी। एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक सड़कें और गलियां बिछाई गईं, जो एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ को जाती हैं, और जो सड़कें क्रॉस में बनाई गईं वो इनके ठीक 90 डिग्रीज में बनी है। मोहनजोदड़ो की पूरी सिटी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई देखी गई। एक अपर सिटी है जिसको सिटाडेल कहा जाता है। ये लोअर टाउन से मुख्तलिफ है, जिसमें सारी इम्पोर्टेड बिल्डिंग्स मौजूद हैं। जैसा कि आजकल की मॉडर्न सिटीज में गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए अलग एरिया होता है। इसमें शामिल है एक कॉलेज जहां लोगों को एजुकेशन दी जाती थी, एक ग्रेनरी यानी अनाज का गोडाउन, इसमें हवा के गुजर के लिए रोशनदान भी मौजूद थे और लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म भी। ग्रेनरी को देखकर ये अंदाजा होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए कितनी फिक्र करती थी। सैलाब या मुश्किल हालात में ग्रेनरी में स्टोर किया हुआ अनाज लोगों में बांटा जाता था। इसके बाद आता है ग्रेट बाथ, जो 2.5 मीटर गहरा पानी का तालाब है और इसकी दोनों साइड्स पे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। याद रहे कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ दुनिया में अपनी नौयत का सबसे पुराना बाथ है। 12 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े इस बाथ में 2,10,000 लीटर पानी भरा जा सकता था। ये इतना ही पानी है जितना आजकल छत पे लगे 30 वाटर टैंक्स को मिला लिया जाए। पर इतना ज्यादा पानी का वजन 5000 साल पुरानी दीवारें कैसे झेलती थी? खुदाई के दौरान मालूम पड़ा कि ग्रेट बाथ की दीवारों को जिप्सम और बिटुमेन यानी डांबर से वाटर टाइट किया गया था। जिप्सम जो कि प्लास्टर के तौर पे इस्तेमाल किया गया और बिटुमेन एक वाटर प्रूफ हाइड्रोकार्बन है जो आजकल भी वाटर प्रूफिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। ग्रेट बाथ के चारों तरफ कुछ पिलर्स देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पूरा तालाब एक बड़ी छत के नीचे था, जिस तरह आजकल के कवर्ड पूल्स होते हैं। इसमें पानी भरने के लिए साथ ही एक बड़ा कुआं भी मौजूद है और पूल से पानी निकालने के लिए भी एक खास सिस्टम डिजाइन किया गया था। बाथ के बॉटम पे आप ये सुराख देख सकते हैं जो कि एक बड़े नाले में निकलता है और यहाँ से पानी होता हुआ शहर से बाहर दरिया की ओर निकाल दिया जाता था। इस ग्रेट बाथ का असल मकसद क्या था ये अभी तक सही से वाज़ेह नहीं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यहाँ रिलीजियस एक्टिविटी होती थी। सिटाडेल यानी किले में और भी काफी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन एक ऐसी है जो इन सब से अलग है। इसको पूरी तरह से एक्सकवेट नहीं किया गया, लेकिन ये मिस्टीरियस बिल्डिंग 4800 स्क्वायर फुट के एरिया पर फैली हुई है, जिसमें 20 बड़े बड़े पिलर्स खड़े हैं। असल में ये कोई बड़ा असेंबली हॉल था जिसमें यहाँ के ऑफिशियल्स इकट्ठे होते थे, या फिर कोई सेरेमोनियल हॉल जहाँ छोटे बड़े फंक्शंस किए जाते थे। मोहनजोदड़ो में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की कि यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स, बल्कि पूरा शहर ही एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ऐसा नॉर्मली सिर्फ तभी किया जाता है जब घरों को बारिश के पानी या फिर सैलाब से महफूज रखना हो। आज भी मोहनजोदड़ो सिंध के जिस हिस्से में मौजूद है, यहाँ हर दूसरे साल बारिशों की वजह से पूरे गांव सैलाब की जद में आ जाते हैं।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ 5000 سال پہلے سیلاب کو نظر میں رکھتے ہوئے پورے شہر کو ہی اٹھے ہوئے پلیٹ فارمز پہ ایک خاص پلان کے تحت بنایا گیا تھا۔ لیکن پورے شہر کو پلیٹ فارم پہ بنانے کا مقصد صرف بارش کے پانی سے ہی بچنا نہیں تھا، بلکہ موہنجو دڑو کے لوگ ایک نیا سسٹم ایجاد کر چکے تھے جو اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا۔ جی ہاں، پوری سٹی میں شاندار ڈرینیج سسٹم انسٹال کیا گیا تھا۔ شہر کی ہر بلڈنگ اور چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی اس ڈرینیج سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ اس دور میں وہ لوگ یہ جان چکے تھے کہ ڈرینیج کے پانی کو شہر سے باہر نکالنے کے لیے پورے شہر کا اٹھے ہوئے پلیٹ فارمز پہ بننا بہت ضروری ہے۔ یہ سیوریج سسٹم کوئی معمولی نہیں تھا بلکہ ہر تھوڑے فاصلے کے بعد اس میں مین ہولز رکھے گئے تھے تاکہ بلاک ہونے کی صورت میں کچرا صاف کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ سیوریج سسٹم کو لائم اسٹون کے پتھروں سے ڈھکا گیا تھا۔ یہ نہ صرف کسی حادثے سے بچنے کے لیے بلکہ لائم اسٹون کی خاصیت ہے کہ وہ بدبو کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے۔ اس سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ صفائی کو لے کر کتنے سیریس تھے۔ اس وقت اینشنٹ ایجپشنز اور میسوپوٹیمینز کے پاس بھی ایسا ڈرینیج سسٹم نہیں تھا اور نہ ہی ایسے روڈز۔ ایون آج کل بھی انڈیا اور پاکستان کے کافی دیہاتوں میں اس طرح کا سیوریج سسٹم نہیں پایا جاتا۔ موہنجو دڑو میں صرف 10% ایکسکیویشنز میں ہی 700 ویلز ملی ہیں، 700 کنویں۔ حالانکہ پہلے تو انڈس ریور میں پانی کافی زیادہ تھا جو بالکل اس کے برابر سے گزرتی تھی، لیکن پھر بھی یہاں جگہ جگہ پر کنویں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پبلک کے لیے بڑے کنویں تھے جبکہ کئی گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے کنویں موجود تھے۔ قلعے سے ہٹ کر لوور ٹاؤن میں زیادہ تر صرف گھر، مارکیٹس اور انڈسٹریل زون بنا ہوا تھا۔ خاص طور پر قلعے کے ایسٹ میں واقع اس ایریا میں یہاں کے بزنس مین یا پھر زیادہ مالدار لوگ رہتے تھے۔ یہاں صرف گھر ہی نہیں بلکہ ڈبل اسٹوری گھر بھی بنے تھے جن کے برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں اوپر والے فلورز پہ جاتی ہیں۔ ان کی چھت جن پلرز پر کھڑی تھی وہ نشانات آج تک واضح ہیں۔ یہاں کے کنویں 10 فٹ تک اٹھے ہوئے جو خاص فرسٹ فلور پہ رہنے والوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہاں مارکیٹس میں ہمیں ایک شاپ کے اندر بڑا سا تندور بھی دکھا جہاں روٹیاں پکائی جاتی تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی کھڑکی یہ اشارہ دیتی ہے کہ شاید یہاں لوگ لائن بنا کر کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ مارکیٹ میں ایک دکان ایسی بھی تھی جس کے اندر ٹیک اوے ونڈو موجود تھی، جیسا کہ آج کل کے ماڈرن فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس میں ہوتی ہے۔ ایلیٹ کلاس کے اس ایریا میں ایک گھر کی دیوار دوسروں سے کافی مختلف ہے۔ اندر سے یہ مٹی سے بنائی گئی ہے جبکہ اس کے باہر والا پورشن پکی اینٹوں کا بنا ہے۔ یہ خاص اہتمام اس گھر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ پرفیکٹ پلاننگ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ تمام لوور ٹاؤنز کے بیچ سے گزرنے والی چوڑی سڑک بالکل سیدھی بنائی گئی تھی جس کو گوگل ارتھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شاید یہ سڑک اس وقت کا امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ تھا۔ اسی ایریا کی فوٹیجز بنانے کے دوران ہمیں یہاں ایک دیوار میں 5000 سال پرانا آرٹیفیکٹ دھسا ہوا ملا۔ 2.5 انچ کی یہ کون دکھتی تو رائفل کی گولی جیسی ہے، لیکن اصل میں یہ مٹی کا بنایا ہوا ایک ایسا اکوپمنٹ ہے جو اس وقت ٹائم دیکھنے کے کام آتا تھا۔ اس کو سورج کے نیچے سیدھا کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر اس کون سے بننے والے شیڈو سے دن کے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری کونز پہلے بھی ایکسکیویشن میں یہاں سے مل چکی ہیں۔ موہنجو دڑو کی دیواروں میں یہاں زندگی کی جھلک آج بھی نظر آتی ہے۔ ایک دیوار میں مٹی کے برتن اور بینگلز کے ٹکڑے، استعمال شدہ کوئلے اور ہڈیوں کے پیسز بھی دکھائی دیے۔ یہ دیکھو یہ ہڈیاں ہیں، ایک ہڈی یہ ہے، ایک ہڈی یہ ہے، ایک ہڈی ایک یہ رہی ہڈی، برتنوں کے ٹکڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یہ برتنوں کے ٹکڑے ہیں، ایک یہ رہا، ایک یہ رہا، صرف یہ نیچے دیکھو، یہ دیکھو گول دیکھ رہے ہو۔ پر ہڈیوں کے ٹکڑوں اور استعمال شدہ کوئلوں کا دیواروں کے اندر کیا کام؟ یہ ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے اس قدرتی آفت کا جس نے موہنجو دڑو کو ان کھنڈرات میں بدل دیا ہے، جیسا کہ فلڈز یعنی سیلاب۔ ہڈیوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں سے ٹوٹل 37 ڈھانچے مل چکے ہیں۔
जिनमें से 14 ढांचे एक ऐसे कमरे से मिले जिसको रूम नंबर 74 कहा जाता है, या फिर आसान लफ्जों में स्केलेटन रूम। इसी स्केलेटन रूम में से 14 ढांचे निकाले गए, लेकिन ये ढांचे पूरे नहीं थे, यानी किसी का निचला हिस्सा नहीं था तो किसी का सर नहीं था। सर की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आज भी म्यूजियम में पड़ी है। पर सवाल ये है कि सिर्फ एक ही रूम में इतनी लाशें क्यों रखी गई थी? क्या ये लोग दब कर मर गए या फिर मरने के बाद इनको यहाँ लाकर किसी ने रखा था? इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसी एरिया में घरों के दरमियान गुजरने वाली एक गली है जिसको डेड मैन लेन का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी एक बिना सर के ढांचा मिला था। HR एरिया के बराबर में VS एरिया है, जहाँ एक अनोखा कमरा मौजूद है। इसी कमरे की जमीन पर ईंटों से गोल गोल होल्डर्स बने हैं और इसी कमरे में एक कुआं भी मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि इन होल्डर्स में कोई बर्तन या बड़ी कढ़ाई रखी जाती थी। कमरे में एक ड्रेन होल भी देखा जा सकता है। अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट मार्क कैनवर का मानना है कि ये कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये कपड़ा डाई करने वाले की वर्कशॉप थी। कपड़ा डाई करने के प्रोसेस में गर्म पानी के अंदर रंग और कपड़े को डाला जाता है। उबलते हुए पानी के प्रेशर से रंग आसानी से कपड़े के अंदर अंदर तक चढ़ जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज भी सिंधी अजरक इसी प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, जिसकी कड़ियाँ 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो से ही मिलती हैं। 1925 में यहाँ से मिलने वाले प्रीस्ट किंग के स्कल्पचर को भी कंधे पर एक अजरक जैसी शॉल पहनी हुई है। पर क्या ये प्रीस्ट किंग वाकई मोहनजोदड़ो का रूलर या बादशाह था? मोहनजोदड़ो से मिलने वाले स्कल्पचर को देखा जाए तो इसमें एक शख्स की साफ सुथरी दाढ़ी है। इसने सर पर बैंड पहन रखा है, बालों पर कंघी, बाजू पर पत्थर, कांधे पर प्रिंटेड शॉल रखी है और इसकी आंखें बंद पड़ी हैं। इसका ये होलिया देखकर किसी ने कहा ये प्रीस्ट यानी पुजारी लगता है जो पूजा करने में मसरूफ है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि ये यहाँ का किंग लगता है। इन दोनों ओपिनियंस को मिक्सअप करके इसका नाम प्रीस्ट किंग ही पड़ गया। असल में ये इतना बड़ा नहीं, सिर्फ 6 इंच का छोटा स्कल्पचर था और इसका निचला हिस्सा आज तक मिसिंग है। इसी तरह मोहनजोदड़ो का शोहरत पाने वाला दूसरा स्कल्पचर इस डांसिंग गर्ल का है। इसको देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये डांस करने की पोजीशन में है। एक्सकवेशन के बाद ये दोनों स्कल्पचर्स काफी अरसे तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में पड़े रहे, लेकिन फिर 1970s में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की कि ये दोनों स्कल्पचर्स पाकिस्तान को वापस किए जाएं। इंदिरा गांधी ने भुट्टो को कहा कि ये डांसिंग गर्ल तो हम नहीं दे सकते, पर आप इस मौलवी साहब को ले जा सकते हैं। उस दिन के बाद से इसकी कॉपी कराची म्यूजियम में पड़ी है, जबकि ओरिजिनल स्कल्पचर खराब ना हो इसी वजह से उसको प्रिजर्व करके कहीं छुपा कर रखा है। मोहनजोदड़ो और इंडस वैली के लोग काफी टैलेंटेड यानी हुनरमंद थे। इन्होंने टेक्नोलॉजी अपनाई नहीं बल्कि इजाद की थी। इनका मेन इनकम सोर्स एग्रीकल्चर था। इंडस रिवर के बहाव की वजह से यहाँ की जमीन काफी जरखेज थी। ये लोग वीट, बार्ले यानी गेहूं और जौ के साथ साथ केला, खरबूज और मटर की फसलें भी लगाते थे, पर इनकी सबसे बड़ी कामयाबी कपास की खेती थी। यहाँ तक कि उस वक्त इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी कपास का कॉन्सेप्ट नहीं था। इंडस वैली में कपास की प्रोडक्शन मोहनजोदड़ो से भी 2000 साल पहले यानी आज से 7000 साल पहले की गई थी। कपड़े के असल टुकड़े चांदी के गुलदान और तांबे की चीजों के ढक्कन से जुड़े हुए पाए गए। इनके टैलेंट का अंदाजा यहाँ इस्तेमाल होने वाली ईंटों से भी लगाया जा सकता है। उस जमाना कदीम में उन्होंने एक ही साइज की ईंटें बनाई थी। पहले ये लोग ईंटों को सूरज की गरमाइश में पकाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने भट्टी में ईंटें पकाने की टेक्नोलॉजी इजाद की। पर सवाल ये है कि इतनी ज्यादा ईंटें पकाने के लिए ये लकड़ी कहाँ से लाते थे? मोहनजोदड़ो का एरिया तो खुश्क साल लगता है, पर ये हमेशा ऐसे नहीं था। पहले ये पूरा एरिया घने जंगलात से भरा होता था और बीच में इन्होंने अपना शहर बसाया हुआ था, और ये जंगल ही था जो इनको सैकड़ों टन जलाने के लिए लकड़ी फराहम करता था।
ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہاں سے ملنے والے آرٹیفیکٹس بھی اس سویلائزیشن کی ہنرمندی کا ثبوت دیتے ہیں۔ برونز سے بنایا گیا مرر اور لکڑی سے بنی کنگھی، مٹی اور برونز سے بنی جولری، تانبے سے بنی کلہاڑی، مچھلی پکڑنے کا کانٹا، کپڑا سینے کی سوئی، سرما دانی، مسالہ پیسنے کے لیے پتھر، پینٹڈ پاٹس، باتھ ٹب، طرح طرح کے بچوں کے کھلونے جس میں بالز اور لٹو بھی شامل ہیں، مختلف سیلز جس سے ٹھپے لگائے جاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر ویٹ اسٹونز۔ ان ویٹ اسٹونز کی جب ٹھیک سے جانچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ لوگ مختلف چیزوں کو تول کر بیچا کرتے تھے۔ ان کا جو چھوٹے سے چھوٹا ویٹ ہے اس کا وزن آج ایگزیکٹلی 0.856 گرامز بنتا ہے، اور سب سے کامن ویٹ 13.7 گرامز کا۔ اگر سب سے چھوٹے ویٹ کو 16 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ ایگزیکٹلی 13.7 گرامز ہی بنتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوری انڈس سویلائزیشن میں یہی اسٹینڈرڈ چلتا تھا، جہاں سے بھی ایسے ویٹس ملے ہیں ان سب کا ایک جتنا ہی وزن تھا۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں کے لوگ اپنی اکانومی اور بزنس کو لے کر بھی کافی سیریس تھے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ لوگ آپس میں ہی چیزوں کی لین دین کرتے تھے یا پھر باہر کی دنیا سے بھی ان کا کوئی سیکریٹ کنیکشن تھا؟ اس راز سے پردہ تب اٹھا جب جان مارشل نے ہڑپا اور موہنجو دڑو سے ملنے والے آرٹیفیکٹس کو ایلسٹریٹڈ لنڈن نیوز پیپر میں پبلش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آرٹیکل 20 سپٹمبر 1924 کو ایلسٹریٹڈ لنڈن میں چھپا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب دنیا پہلی بار اس سویلائزیشن کا نام سن رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے لوگ صرف میسوپوٹیمین اور ایجپشن سویلائزیشن کے بارے میں جانتے تھے۔ اس آرٹیکل کو پڑھنے اور مختلف آرٹیفیکٹس کی تصویریں دیکھنے کے بعد عراق سے تعلق رکھنے والے آرکیولوجسٹ نے جان مارشل سے کانٹیکٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو سیلز آپ نے پبلش کی ہیں ویسی ہی سیلز ہم میسوپوٹیمین روئنز سے بھی نکال چکے ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا 2200 کلومیٹر دور میسوپوٹیمیا، جہاں آج عراق موجود ہے، ان سے ٹریڈنگ ریلیشن بھی تھا، اور میسوپوٹیمیا کا ایجپشن سویلائزیشن سے کنیکشن تھا۔ انڈس ویلی کی ایک نایاب کارنیلین بیڈ ایجپٹ سے بھی مل چکی ہے، جس کے بارے میں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ پہلے انڈس ویلی سے میسوپوٹیمیا آئی اور وہاں سے ایجپٹ گئی تھی۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انڈس ویلی کے لوگ اتنے ٹیلنٹڈ تھے کہ ان کا کام اس وقت انٹرنیشنلی مانا جاتا تھا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انڈس سے میسوپوٹیمیا اور ایجپٹ میں 3 سے 5000 سال پہلے امپورٹ کی گئی تھی۔ ان میں ویٹس، نایاب تراشے ہوئے پتھر، بریسلیٹس، بیڈز اور سیلز موجود ہیں۔ اب اگر ان کا باہر کی دنیا سے کنیکشن بھی تھا تو آخر وہ لوگ انڈس سویلائزیشن کے لوگوں کو کس نام سے پکارتے تھے؟ آخر ان کا کوئی تو نام ہوگا۔ اس کا کلو ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ اور سچی اسٹوری سے ملتا ہے۔ میسوپوٹیمیا میں اکادین امپائر کے رولر سارگان نے اپنے شہر میں ایک بہت بڑا مندر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس مندر کو سجانے کے لیے دنیا کی قیمتی چیزیں استعمال کی گئیں۔ سارگان بادشاہ نے عراق سے ملنے والی ٹیبلٹس پہ لکھا تھا کہ میں نے اپنے بحری جہاز دلمن، مگان اور میلوہا بھیجے تھے، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ وہاں سے جو قیمتی چیز ملے وہ لے کر آؤ۔ دلمن اس وقت پرشین گلف کے ایریا کو کہا جاتا تھا جو آج کا بحرین ہے۔ مگان کی شناخت عمان اور مکران سے ہوئی ہے، جبکہ میلوہا کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سارگان بادشاہ نے انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کا نام لکھا ہے۔ اکادین امپائر کے ریکارڈ میں یہ بھی لکھا ہے کہ میلوہا سے ٹمبر یعنی لکڑی، کارنیلین جو کہ ایک قیمتی پتھر ہے، اور ہاتھی کے دانت منگائے گئے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں آج بھی سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا میں پائی جاتی ہیں۔ ٹمبر کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں، کارنیلین آج بھی گجرات سے نکالا جاتا ہے، اور ہاتھی کے دانتوں کی بات کی جائے تو انڈیا میں ایشین ایلیفینٹس کی 60% پاپولیشن آباد ہے۔ میسوپوٹیمیا یعنی عراق جانے کے لیے اس وقت 2 راستے تھے۔ ایک زمینی راستہ تھا جو انڈس ویلی سے ہوتا ہوا افغانستان، ایران اور عراق کو جاتا تھا، اور دوسرا راستہ سمندری تھا۔ انڈس ریور کے بہاؤ کے ساتھ کشتیوں پہ سامان لاد کر سمندر کے ذریعے پرشین گلف تک پہنچایا جاتا تھا۔ 5000 سال پہلے سمندر کا لیول کافی نیچے تھا،
पर्शियन गल्फ, जिसकी डेप्थ सिर्फ चंद मीटर ही है, ये पहले जमीन का हिस्सा हुआ करता था। और इस पॉइंट पे जहाँ अभी दुबई का ईस्टर्न कोस्ट है, यहीं से मेसोपोटामिया की टेरिटरी शुरू हो जाती थी। यानी जिस पॉइंट पर इंडस रिवर समंदर में गिरती है, वहाँ से इराक जो आज 2000 किलोमीटर बनता है, यही रास्ता पहले 1000 किलोमीटर लंबा होता था। मोहनजोदड़ो और इंडस सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीजें तो हम जान चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी हम नहीं जान पाए, जिनमें सबसे ऊपर यहाँ बोली और लिखी जाने वाली लैंग्वेज है। इनकी लैंग्वेज को इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। जिस तरह इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स हैं, हिंदी के 46 और उर्दू के 39, इन हर एक अल्फाबेट की अपनी ही यूनिक साउंड है। इसी तरह इंडस स्क्रिप्ट में अभी तक टोटल 419 अल्फाबेट्स या फिर फिगर्स रिकॉर्ड की गई हैं। अभी तक कई अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं, लेकिन इंडस स्क्रिप्ट ताहाल अभी तक डिकोड नहीं हो पाई। हम इस स्क्रिप्ट के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, और वो भी ऐसे मालूम पड़ा क्योंकि कुछ टैबलेट्स में जब लेफ्ट साइड पे जगह कम पड़ रही थी, तो लिखने वाले ने कैरेक्टर्स को छोटा करके फिट कर दिया। इंडस स्क्रिप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर कई एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ये एक इनक्रिप्टेड लैंग्वेज थी, और शायद ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि इसके बारे में कोई जान ना पाए। और अब हम जानते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो मोहनजोदड़ो में मौजूद तो है, लेकिन असल में ये उन्होंने बनाई नहीं थी। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की पहचान और यहाँ के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, असल में ये बुद्धिस्ट स्तूपा है जो माहिरीन के मुताबिक मोहनजोदड़ो खत्म होने के करीब 2000 सालों के बाद खुशान बादशाह के दौर में बनाया गया था। स्तूपा की खास बात यह है कि इसके अंदर एक पॉट रखा जाता था जिसमें बुद्धा की एशेज होती थी। बुद्धा एक बुद्धिस्ट धर्म के रिलीजियस टीचर थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सादगी से गुजारी। जब वो मर गए तो उनकी बॉडी को लेकर उनके फॉलोअर्स में ही एक बवाल मच गया। हर कोई उनकी बॉडी के लिए लड़ने झगड़ने लगा। आखिरकार फैसला ये हुआ कि बुद्धा की बॉडी को जलाकर उनकी एशेज को उनके फॉलोअर्स के बीच बांट दिया जाएगा। पॉट में बुद्धा की एशेज लिए उनके फॉलोअर्स को जहाँ भी ऊंचा टीला नजर आया, वहाँ उन्होंने एक गुम्बद बनाया, उसमें बुद्धा की एशेज रखी और चारों तरफ कमरे बनाकर वहाँ पूजा स्टार्ट कर दी। लेकिन मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी से पहले ही आसपास रहने वाले लोग खजाने की तलाश में स्तूपा के अंदर गए और इस पॉट को तोड़ दिया, जिसके टुकड़े 1925 में एक्सकवेशंस के दौरान मिले थे। अभी तक हमने मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी के बारे में जाना, इनकी शानदार टाउन प्लानिंग, मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, स्तूपा की हकीकत और इंडस सिविलाइजेशन का बाहर की दुनिया से ताल्लुक के बारे में जाना। लेकिन आखिर इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली कहाँ गई? ये एक आखिरी सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है। देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से सिर्फ गिने चुने स्केलेटन्स ही मिले हैं, यानी ये जगह अचानक से खंडरात में नहीं बदली। मोहनजोदड़ो का टोटल एरिया 633 एकड़्स पर मबनी था, और उसमें से सिर्फ 10% एरिया पर एक्सकवेशंस हुई हैं। यानी अभी तक 90% शहर जमीन के अंदर धंसा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर में 50,000 से 1 लाख लोग रहते थे। अगर यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती थी तो हमला या कुदरती आफत की सूरत में यहाँ सिर्फ 37 नहीं बल्कि सैकड़ों ढांचे मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि ये जगह आहिस्ता आहिस्ता खाली हुई है। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से ये जगह उनको छोड़नी पड़ी। सैलाब की वजह से एग्रीकल्चर का तबाह होना, इंडस रिवर में पानी का कम होना और बाहर से आने वाले लोगों का हमला करना। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि यही वो वजूहात थी जिनकी वजह से मोहनजोदड़ो के लोग अपने शहर को छोड़ गए। ऐसा मालूम होता है कि ये लोग यहाँ से किसी और जगह पर नहीं गए बल्कि पूरे सिंध में डिवाइड हो गए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शनाख्त ही भूल गए। इसका जीता जागता सबूत इंडस सिविलाइजेशन का कल्चर और आजकल के लोकल कल्चर का आपस में मैच होना है। यहाँ की खूबसूरत पॉटरी, जिसको हाला हैंडी क्राफ्ट भी कहा जाता है, उसकी जड़ें भी 5000 साल पहले इंडस सिविलाइजेशन से ही मिलती हैं। यहाँ की ट्रेडिशनल अजरक आज भी सिंध में बनाई जाती है।
कुल्हाड़ी का डिजाइन जो मोहनजोदड़ो से मिला वैसा ही डिजाइन आज तक फॉलो किया जा रहा है। पर बहुत से ऐसे तौर तरीके भी हैं जो रिलीजियस वजूहात की वजह से आज फॉलो नहीं किए जाते, जैसा कि बरियल और खाना। मोहनजोदड़ो में मरने के बाद 3 तरीकों से बॉडी का बरियल किया जाता था। या तो उनको जला दिया जाता था, या फिर बॉडी के किसी एक हिस्से को दफनाया जाता था, और तीसरे तरीके में पूरी बॉडी को सजा धजा कर उसमें जरूरी सामान रख कर दफनाया जाता था। क्योंकि मोहनजोदड़ो के लोग लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन रखते थे, जैसा कि एंशिएंट इजिप्ट में होता था। बॉडी के साथ ज्वेलरी और खाना पीना भी साथ ही दफनाया जाता था। उनका यकीन था कि मरने के बाद जब ये दोबारा जिंदा होंगे तो उस वक्त उनके पास जरूरी सामान मौजूद होना चाहिए। खाने की बात की जाए तो यहाँ के लोग अनाज के अलावा कछुआ और मगरमच्छ भी खाते थे। एक्सकवेशंस के दौरान कई जगह से ऐसे बर्तन मिले जिसमें कछुए के शेल्स मौजूद थे। रिसेंटली यहाँ पे काम हो रहा था 2022 में 23 में, तो काम करते करते रिपेयर का काम करते प्याला मिला, उसके अंदर सिक्के थे 2000 साल पुराने। अच्छा, उनका वजन था 5.5 किलो कॉपर के, वो कुशान बादशाहों के ज़माने के। आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मोहनजोदड़ो पर मजीद एक्सकवेशंस पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स पहले जमीन के अंदर महफूज थे उन पर आज आबो हवा बुरी तरह असर अंदाज हो रही है। अगर इसकी रिस्टोरेशन की तरफ तवज्जो न दी गई तो अनकरीब हम इस कदीम जेवर को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे।